अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि डोनाल्ड लू की हुई है पेशी कांग्रेस की कमेटी में और उनसे ताबड़तोड़ किस्म के सवालात हुए और फिर उन्होंने क्या क्या वहाँ पर झूठ गढ़े और क्या क्या उन्होंने सफाइयाँ दी, वजाहतें दी, ये सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो उसका फ़ायदा इमरान खान और पीटीआई को कैसे हो रहा है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हेयरिंग है ये डोनाल्ड लू की, इसके बारे में आपको ब्रीफ सा कुछ बताएंगे और अपना तज्जिया भी दूंगी। साथ साथ जनाब आपको बताएं कि एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है पीटीआई के अंदर और फिलहाल यही है, कहा जा रहा कि इस इस्तीफे को कबूल नहीं किया जाएगा। वो इस्तीफ़ा किसका आपको बताएंगे। फिर जनाब आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक अजीब गंडासे वाला स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर सब उनके ऊपर तनकीद शुरू कर बैठे और फिर क्या हुआ ये सब आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बातें जो उन्होंने आज की हैं, जेल में अहम पेशन गोइयाँ भी की हैं, इम्पॉर्टेंट उनके वर्ड्स वो आपके साथ शेयर करेंगे इस मुलाकात में, इस वीलॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब की आज पेशी थी और अलकादर ट्रस्ट केस की। इस हेयरिंग के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, गुफ्तगू हुई, काफ़ी कुछ उन्होंने डिस्क्लोज़ किया। एक दो बातें मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताई थी कि आरिफ अलवी से मुतालिक उन्होंने बड़ी बात कही कि उन्हें कोई नाराज़गी नहीं है उनसे और वो खफा नहीं है और वो ये समझते हैं कि उस ओहदे में प्रेशर के बावजूद भी जितना वो परफॉर्म कर सकते थे, जो किरदार अदा कर सकते थे, उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की। तो बज़ाहिर ये स्टेटमेंट काफ़ी हौसला अफजा है आरिफ अलवी साहब के लिए, जिन्होंने सदारत छोड़ने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस बात का इंदिया दिया था कि वो खान साहब से मिलना चाहते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेंगे और उन्हें अपना लीडर करार दिया था। तो बज़ाहिर आरिफ अलवी साहब के लिए रास्ता खुला नज़र आ रहा है। अगर उनकी खान साहब से मुलाकात होती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब उनको पीटीआई में उस तरह से वेलकम नहीं करेंगे। वैसे तो उन्होंने खैर तो पीटीआई छोड़ी भी नहीं थी, ना कोई उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया, लेकिन ये एक शुरू में तासुर था कि शायद खान साहब उनसे खफा हैं और ख़ुद अलीमा खान साहिबा ने भी इस बारे में एक आध दफ़ा कहा कि इलेक्शन की डेट ना देने पर खान साहब को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्हें देनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत साहब भी बता चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब लगता है कि खान साहब इस चीज़ को शायद किसी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं या करना चाहते हैं कि बहरहाल आरिफ अलवी साहब अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो बहरहाल जी ये तो एक बात मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, इसकी मज़ीद मैंने आपको वजाहत कर दी। साथ ही साथ खान साहब ने आज दो तीन और बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये बताया कि वो कितनी देर जेल रहेंगे। जी हाँ, उन्होंने एक बड़ी पेशगोई की है और उनका ये कहना है कि ये हुकूमत इस वक्त का जो सेटअप है ये कोई 5 से 6 माह मैक्सिमम चलेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी पेशन गोई कर दी कि उनका ख्याल ये है कि वो जेल भी इतनी देर ही रहेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 माह के बाद उनको लगता है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने ये तक कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी जो इस हुकूमत में अभी तक कैबिनेट में कोई शराकत दारी नहीं की, तो उसकी भी वजह यही है कि उन्हें भी मालूम है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलने वाली और इस वजह से वो इस सारे सेटअप का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने वजारतें भी नहीं ली। तो खान साहब काफ़ी क्लियर हैं इस मामले पर कि ये हुकूमत नहीं चलेगी और ये भी कि 5 से 6 माह ही इनके पास टाइम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 से 6 माह का टाइम जो खान साहब दे रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 5 से 6 माह अक्सर और लोग भी दे रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ज़ाहिर है ये वजह है कि 5 से 6 माह में ज़ाहिर है कि इस हुकूमत की जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस होगी उसके हवाले से जज किया जाएगा कि क्या इन्होंने किया है इतने महीनों में और क्या उसकी बुनियाद के ऊपर ये सोचा जा सकता है कि ये आगे भी परफॉर्म करेंगे। तो जो पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात होंगे वो एक की फैक्टर होंगे ये डिटर्मिन करने का कि ये हुकूमत कैसे चले, नंबर 1। उससे पहले इसलिए कि वो बहुत कम टाइम होगा और उसके बाद ज़ाहिर है 5 से 6 माह के बाद ही आप ये इवेलुएट करने के काबिल होंगे कि क्या ये हुकूमत चल सके, ये इकॉनमी का जो रिवाइवल है हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या उस वक्त की पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस होती हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर एक तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जो एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि नवंबर में होने हैं जी, आपको पता है अमेरिका में सदारती इंतखाबात और जिस तरीके से उसके कुछ मरहले जो हैं वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं कि जो बाइडन अपनी अक्सरियत या पॉपुलैरिटी खो रहे हैं
और डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक अमरीकी सदर हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पॉपुलैरिटी हासिल है और बाज़ार ये लग रहा है कि वो दोबारा सदारती इंतखाब जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अब जो इमरान खान साहब का हुकूमत से निकाले जाना और जो सारा एक अमरीकी उस वक्त की हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप था, वो सब जो बाइडन के ज़ाहिर अंडर था। और उस वक्त अमेरिका का इनखला हुआ था अफ़गानिस्तान से, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव का बायस बन रहे थे। कुछ डिमांड्स थी अमेरिका की जो वो पाकिस्तान से चाह रहा था, उसमें खान साहब कुछ हर्डल क्रिएट कर रहे थे। फिर खान साहब ने रूस का दौरा किया, वो भी जो बाइडन को पसंद नहीं आया। तो वो नंबर ऑफ थिंग्स जमा हुई और फिर हमने देखा कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब के लिए फ्रेंडली नहीं रही और उन्होंने उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया और फिर उसका एक इजहार भी हमने देखा। अब उसके बाद जो अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप दौर देखें, तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे इक़्तिदार में, तब खान साहब भी जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया जो उनकी कैंपेन है उसमें भी खान साहब का जिक्र किया और उन्हें अपना फ्रेंड भी कहा। और जो डोनाल्ड ट्रंप का इरा था उस दौरान पीटीआई के लिए उस तरह के हालात नहीं थे जैसे जो बाइडन के दौर में हुए। तो ये सब देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो प्रो पीटीआई नहीं थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खान साहब के लिए एक बेहतर गोशा रखती थी। वैसे तो अमेरिकन ज़ाहिर अपने ही मफाद देखेंगे, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही है। और अब वैसे भी अमेरिका के हालात भी वो वाले नहीं हैं जो पहले वाले थे। उस वक्त वो जंग में फंसे हुए थे अफ़गानिस्तान में। अब सूरत हाल उनके लिए ये है कि उनका प्राइम प्रॉब्लम उनकी इकॉनमी है, उनके मामलात हैं, उनकी गवर्नेंस और उनके जो यानी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो अब उनके लिए ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं बाहर के मामलात की निस्बत। तो ये सब देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि नवंबर में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की दोबारा हुकूमत आती है तो खान साहब के लिए उनके हाँ इतनी बड़ी नो नहीं होगी जो बाइडन के दौर में थी। ठीक, तो एक ये भी वजह है कि सब ये बात कह रहे हैं कि 5 से 6 माह वाला जो राग है। और फिर तीसरी बात ये कि आगे 5 से 6 माह के बाद मज़ीद कुछ सूरत हाल वाज़े होगी कि इंटरनली ये जो सारा सेटअप है ये किस हद तक अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करने में कामयाब होता है, या फिर एक इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जो पीटीआई के लोग हैं वो कोई तहरीक उठाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे अदलिया के अंदर अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं होती तो जाहिर है इस अक्टूबर में हम देखेंगे कि अगले चीफ जस्टिस आ जाएंगे। अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं होती तो उस सूरत में भी फिर अगेन बात है कि कुछ चेंजेस अगर आती हैं तो उस वक्त भी वो भी देखनी होंगी। तो काफ़ी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर अगले 5 से 6 माह इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए सब ये बात कर रहे हैं कि 5 से 6 माह के बाद शायद ये हुकूमत ज़्यादा ना चल सके। और खान साहब भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि वो भी मैक्सिमम इतनी देर ही जेल में रहेंगे। इसके अलावा खान साहब ने इकोनॉमी के हवाले से बात की और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की। इमरान खान साहब का एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं लेकिन बहुत से लोग इत्तेफाक भी करते हैं, और वो एक ही उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, ईरान, इस्लामी ममालिक हैं, इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। और इस सिलसिले में वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि इस रिलेशनशिप को बातचीत के ज़रिए ही स्ट्रेंथन किया जाए, ना कि किसी किस्म की एस्केलेशन हो। तो खान साहब ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल ना हो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब इस जो हालिया अभी कशीदगी बॉर्डर पे हुई है इसके ऊपर कुछ खुश नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि अगर इस चीज़ को मिस हैंडल किया गया तो पाकिस्तान में बदअमनी की एक नई लहर आ सकती है जो कि किसी तौर भी मुल्क के मफाद में नहीं है, जबकि हम ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो अगर दहशत गर्दी में मज़ीद इजाफा खुदा न खास्ता हो गया तो ये तो और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी खान साहब ने आज ये स्टेटमेंट दिया है। तो इमरान खान साहब की ये पहले बातें हमने देखा है, वैसे काफ़ी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं जो उन्होंने बातें की थी कि ना अहल करेंगे, जेल में डालेंगे और फिर नवाज शरीफ आएगा, उसकी नाअहली ख़त्म होगी और फिर ये भी कि आखिर में फिर भी इलेक्शन मैं जीतूंगा। तो अभी तक तो सारी उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। अब देखते हैं कि उनकी 6 माह वाली प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित होती है या नहीं। अब आ जाते हैं जी पीटीआई के अंदर एक बड़ा इस्तीफ़ा। हम्माद अज़हर साहब जो कि पीटीआई पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक इस्तीफ़ा है
और उन्होंने कहा कि मैंने सोच विचार के बाद ये सोचा है कि जो बंदा ग्राउंड पर मौजूद हो, जो खान साहब से मुलाकात भी कर सके, उनसे डायरेक्शंस भी ले सके और आगे से पार्टी को लीड कर सके खुद, उसको मेरा ख्याल है कि मौका मिलना चाहिए। और मैं अपने हालातों वाक़यात की वजह से ऐसा नहीं अभी फ़िलहाल कर पा रहा, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब है कि मैं इस पोजीशन से स्टेप डाउन कर जाऊं, बाकी मैं कारकुन के तौर पर काम करता रहूँगा। तो हमाद अज़हर साहब के ऊपर कुछ दिनों से तनकीद भी हो रही थी इस बात के ऊपर कि अब वक्त आ गया है कि पंजाब में पीटीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई एक लीडर होना चाहिए जो सामने से आके फाइट करे और फिर पीछे उसके कारकुन निकलें। यहाँ पर हमें क़यादत का एक फुकदान नज़र आ रहा है। मियाँ असलम इकबाल साहब भी नहीं पहुँच सके, हलफ नहीं उठा सके, वो भी लीड नहीं कर रहे। यास्मीन राशिद साहिबा ऑलरेडी हम देख रहे हैं जेल में हैं और हमाद अज़हर साहब रूपोश हैं। तो एक क़यादत का फुकदान पंजाब की सतह पर ज़्यादा नज़र आ रहा था और इस पर हमाद अज़हर साहब पे भी कुछ लोग तनकीद कर रहे थे। अल्टीमेटली हमाद अज़हर साहब ने रिज़ाइन कर दिया। अब हमाद अज़हर साहब के रेजिग्नेशन के बाद एक ट्वीट आता है उमर अयूब साहब का, और उमर अयूब साहब ने ये लिखा है कि भाई हमाद अज़हर साहब, आपकी बहुत सारी खिदमात हैं पार्टी के लिए और बिल्कुल भी हम आपका ये इस्तीफ़ा जो है कबूल नहीं करना चाहते और ना करेंगे, और खान साहब भी यकीनन आपके बारे में यही राय रखेंगे इस मामले के ऊपर। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कंटिन्यू करें और जो चीज़ें हैं उसको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे मिल के। तो बज़ाहिर उनके ट्वीट से ऐसा जेस्चर मिला कि उनका ये इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा, लेकिन मेरे नज़दीक बात वैसे इतनी गैर मुनासिब भी नहीं है जब तक, स्पेशली अगर वो इतने ही प्रॉब्लम में हैं कि वो नहीं आ सकते मंजर आम पर, तो उस वक्त तक के लिए कम अज़ कम पंजाब में कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि मामलात को लेके पार्टी को आगे लेके चले। ये इस वक्त पंजाब की ज़रूरत है। उनकी सिंसेरिटी अपनी जगह हमाद अज़हर साहब की, और वो बहुत काबिल भी हैं और काफ़ी इमरान खान साहब के लॉयल भी हैं, उनके साथ काम भी बहुत कर चुके हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है उसमें ज़रूरी है कि या तो वो खुद सामने आएँ अगर आ सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते तो फिर उनकी जगह मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा जो फ़ाल बंदा है उसको पार्टी में किरदार अदा करना चाहिए। तो देखते हैं जी पीटीआई इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है, लेकिन अल्टीमेटली लग नहीं रहा है कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो फिर किसी और बंदे को चांस मिलना चाहिए जो आगे से पार्टी को लीड करे। अब जी आपको बताएं कि चीफ मिनिस्टर केपी का एक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है। आज उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए, पहले भी एक दफ़ा करप्शन के हवाले से बात करते हुए, कहा कि कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर उसको साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बल्कि आप देखिए, आपने मुझे बताना है और फिर देखें हम क्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस दफ़ा इन्होंने कुछ ज़्यादा क्रीज से बाहर निकल कर छक्का लगाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जी आपको से अगर कोई रिश्वत मांगे, करप्शन के लिए आपको कहे, तो आपने उसके सर पर ईंट मार देनी है। अब ये एक अजीबो गरीब किस्म का बयान था अली अमीन गंडापुर साहब का, जो बहुत ही नॉन सीरियस भी है और गैर जिम्मेदाराना भी। अगरचे एग्जैक्टली ज़ाहिर है उनका मतलब ये तो नहीं है कि सचमुच में ही कोई बंदा उठा के किसी के सर में ईंट मार दे, लेकिन आपको ज़रूरत भी क्या है इस किस्म के यानी अल्फाज का चुनाव करने की। आप एक ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, सीरियस पोजीशन पे हैं, तो आपको संजीदगी और एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। और आप इस बात को यूं भी कर सकते हैं कि भाई हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, हमने ये एक हेल्पलाइन बना दी हुई है, या जो भी कोई मैकेनिज्म है वो आप बताएं अपने लोगों को, पब्लिक को, कि भाई आपने इसके थ्रू जो है इसकी कंप्लेन करनी है और इस पर आपको फौरी रिस्पॉन्ड किया जाएगा, बजाय इसके कि आप ये उन्हें तरगीब दे रहे हैं कि जी आप ईंट उठा के मार दें। तो इससे जो आपका एक तासुर बनता है वो ये कि जी या तो आप बड़े मुतशद्दिद किस्म के हैं, तशद्दुद पसंद हैं, और दूसरा ये कि आप शायद बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक पार्टी पोजीशन या एक अलग सियासत, जलसे की सियासत, वो एक अलग तकरीर होती है, और जब आप किसी ओहदे पर होते हैं तो फिर थोड़ा सा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर जो रिएक्शन शुरू हो गया वो और भी ज़्यादा था, और फिर सारे तनकीद करने लगे कि देखें जी हम तो पहले ही कहते थे ये गंडासे वाला वज़ीर आला है और ये है और वो है। और हैरत अंगेज़ तौर पर मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं उनकी तनकीद अगर आप सुने तो हैरान हो जाएं। और ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब जिनको आप सपोज़ करें कि ये जी निगरान सेटअप का हिस्सा थे, तो आपको तो गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन हर वक्त इनका बुग़्ज़ और इनकी नफ़रत पीटीआई और इमरान खान साहब से उबल उबल के बाहर आती है। हर इससे पहले भी, जब ये ओहदे से पहले भी इनका आप हर ट्वीट देख लें उसमें आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद इवन ओहदे पे रहते हुए भी कम नहीं की और अब भी खुलकर सामने आए हुए हैं। तो इससे से अंदाज़ा लगा लें कि कितने गैर जानिबदार लोग जो थे वो निगरान सेटअप का हिस्सा थे। ये फरमाते क्या हैं कि अडियाला के उल्लू ने, अंदाज़ा लगाएं आप इनकी लैंग्वेज का, अडियाला के उल्लू ने जो आगे से उल्लू तैनात किया हुआ है, ये उसकी स्टेटमेंट है, और वो ये मशवरे दे रहा है लोगों को कि ईंट मारें। तो जहां आप अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज के चुनाव को यहाँ पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो फिर आप अपने अल्फाज का चुनाव तो देखें कि मुल्क के पॉपुलर लीडर के बारे में आप किस तरह की तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं।
तो ये है बुनियादी तौर पर जो बुग्स है इनका, वो तो नज़र ही आ रहा है कि आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा थे और आप अपने अल्फाज का चुनाव देख लें। तो बहरहाल जी, मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपना जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर और डिसेंट होना चाहिए। आगे जी आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने एक बात और की जो मैं मिस कर गई, कि उन्होंने कहा कि ये शरीफ जो हैं ये फंस गए, अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो इनकी सियासत ख़त्म है। और मैं तो देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि देखें किस वक्त ये भगोड़ा वापस भागता है, नवाज शरीफ कब दोबारा लंदन जाता है। तो ये उनका कहना है, तो उन्हें वो कन्विंस हैं कि इस वक्त, और ये बहुत हद तक बात दुरुस्त है कि अब PMLN को पता है कि जो उनकी आवाम की सियासत है वो इस वक्त उन्होंने इतनी डैमेज कर ली है कि उन्हें आवाम से अब कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब जो कुछ भी है उनके पास वो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही है। तो अब वो ये नहीं चाहते कि आवाम से तो बिगाड़ चुके हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से भी बिगाड़ें। तो अब वो कितनी देर नहीं बिगाड़ेंगे ये देखना होगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसा जानबूझ के बयानियाँ बनाने की कोशिश करें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो अब इनके साथ फिर वो हाल होगा कि ना आवाम इनके साथ होगी ना इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होगी। तो फिर ये दोनों तरफ से ही मार खाएंगे और यही सूरत हाल हमें लगता है कि आइंदा चंद अरसे में देखने में भी मिलेगी। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब ने मियाँ साहब की भी उसके बारे में कहा, और ये किसी हद तक ठीक भी है। खबरें हम यही सुन रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं अब वापस लंदन जा रहे हैं। अब ये आखिर में बात हो जाए डोनाल्ड लू की। डोनाल्ड लू ने आज कांग्रेस की जो खारजा उमूर की कमेटी है वहाँ पर एक मीटिंग के लिए, या आप यूँ कह लें कि एक हेयरिंग के लिए आना था। ये बेसिकली हेयरिंग क्यों थी? ये हेयरिंग थी कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके दबाव के ऊपर जो कांग्रेस है उसको ये मजबूर किया गया कि वो डोनाल्ड लू को यहाँ पर तलब करें और उनसे जो पाकिस्तान के मामलात और जो PTI और इमरान खान के इल्ज़ामात और पाकिस्तान में जो मौजूदा इलेक्शन और उसके बाद की सूरत हाल है उसके हवाले से जवाब दिया जाए कि अमेरिका उसके ऊपर क्या सोचता है, उसकी क्या पॉलिसी है और पहले जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका का किरदार क्या था। तो ये बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड किया गया पाकिस्तानी अमेरिकन की जानिब से। और ये आप देखिए कितनी बड़ी ये एक वेव है आपको नज़र आती कि जो लोग ये कहते हैं जी बाहर बैठे हैं ये वो, उन्होंने कितना प्रेशर डाला कि अगलों ने उनको लाइन हाजिर करवा दिया है डोनाल्ड लू को। ये सूरत हाल है। हालांकि ना भी वो पूछते तो क्या था, लेकिन ये प्रेशर बिल्ड वहाँ उनकी तरफ से किया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के जो बहुत सारे सेनेटर्स थे उनकी तरफ से जो सवालात हुए, और वो पहले भी इसके ऊपर ट्वीट वगैरह करते रहे हैं। और मैंने देखा था कि एक लेटर उन्होंने बाकायदा बनाया था जिसके ऊपर 30 से ज़ायद जो सेनेटर्स थे उन्होंने दस्तखत किए इसी हवाले से कि डोनाल्ड लू जो है वो आकर इसके ऊपर जवाब दें। तो ये जवाबदही हुई है बेसिकली डोनाल्ड लू की, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हैं। और आज उन्होंने यूँ समझ लें जो उनकी पार्लियामेंट है वहाँ पर ये सारी जवाबदेही की। उनसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हुए, साइफ़र से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी साइफ़र तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और साइफ़र झूठ था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि साइफ़र झूठ था तो फिर बंदा पूछे इमरान खान जेल में क्यों है, क्योंकि उन्हें तो सज़ा इस बात पे हुई कि जो साइफ़र आया वो बड़ा कोई सीक्रेट किस्म का डॉक्यूमेंट था जो इमरान खान ने लीक कर दिया। तो अब वो तो कह रहा है कि जी वो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट को भेजा ही नहीं, तो फिर इमरान खान ने लीक क्या किया और उसे किस बात की सज़ा दी गई। तो सबसे पहले तो यहीं पर ये केस ज़ीरो हो जाता है। अगरचे ये एक अलग बात है कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा था, साइफ़र अपनी जगह एग्जिस्ट करता है और असद मजीद भी उसको ओन करते हैं कि उन्होंने वो साइफ़र लिखा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने उसके ऊपर डिमार्च भी किया। तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। तो अब आप आके कह दें कि जी साइफ़र ही नहीं था तो फजूल बात है। लेकिन अगर इनकी इस फजूल बात को भी मान लिया जाए इवन, तो तब भी इमरान खान पर बहरहाल केस फिर भी नहीं बनता। मजीद सख्त सवालात हुए, पूछा कि पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट गिराने में क्या किरदार था अमेरिका का। ज़ाहिर उन्होंने कहा जी हमारा कोई किरदार नहीं था। और फिर जो उन्होंने ये भी सवाल किए कि जो पाकिस्तान की मौजूदा इलेक्शन है, इतनी बारीकी से उन्होंने सवाल किए। आप देखिए कितने वो इस बारे में सेंसिटिव भी थे और अवेयर भी थे। और उन्होंने ये सारी बातें की कि उनसे बैट का निशान ले लिया गया, किस तरह उनके ऊपर इलेक्शन को तंग कर दिया गया, इतने मुश्किल हालात बना दिए गए, ये सब क्या था, तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। तो फिर वो कहने पे मजबूर हुआ डोनाल्ड लू कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, बल्कि उसने फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दी कि जी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इलेक्शन नहीं कराए, बल्कि हो सके तो दोबारा इलेक्शन करा दें। उसने मशवरा भी दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बात की कि जी इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल के अंदर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर केसेस हैं। और इवन उनके वहाँ पे जो ब्रैड शर्मन हैं उनकी तरफ से ये डिमांड की गई कि जो पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर हैं उनको चाहिए डोनाल्ड ब्लूम को कि वो वहाँ जाएं, जेल में जाके इमरान खान से मिलें और फिर उनसे सारी बात पूछें कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें ये सज़ाएं क्यों मिली हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बताएं। और वो ये इस बात पे कन्विंस्ड नज़र आ रहे थे कि जैसे ये जो सारे केसेस हैं ये बोगस हैं, गलत हैं, झूठ हैं।
और उन्होंने इसीलिए ये कहा कि उन्हें जाके ये इंश्योर करना चाहिए कि इमरान खान की जो लाइफ है वो ख़तरे में नहीं है, इमरान खान की ज़िंदगी और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि उनसे जाके सारी तफसीलात ली जाएँ कि ये किस तरह उनके ऊपर सज़ाएँ हुई हैं, केसेस चले हैं। तो ये उनकी तरफ से डिमांड आई है। और जब ये बात हो रही थी उस दौरान हमने देखा कि बाकायदा इमरान खान के हक़ में वहाँ पर नारेबाजी भी हुई कि उन्हें रिलीज़ किया जाए। रिलीज़ कैदी 804, उन्हें भी नंबर पता है कि 804 था। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की जो है वो सारी डेवलपमेंट, जिसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, उनसे मुलाकात का मुतालबा, इलेक्शन के ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा, तो सारे जो पीटीआई के आप समझ लें कि जो कंसर्न्स हैं उसके ऊपर बात हुई है। और डोनाल्ड लू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव में नज़र आए, परेशान नज़र आए, और लगा कि वो उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे जिस तरह से लोग उनसे सवाल कर रहे थे एग्रेसिवली। और फिर अगरचे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एज एक्सपेक्टेड जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बज़ाहिर लगा कि वो ये जान छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए। और जो पीटीआई और इमरान खान का नैरेटिव है वो वहाँ पर भी इवन भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप ये समझें कि ये बात यहाँ पर ख़त्म हो, शायद ये बात यहाँ पर ख़त्म ना हो। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस पूरी कमेटी के इजलास के बाद, इस ब्रीफिंग के बाद फर्दर इस बात को आगे बढ़ाया जाए, कोई रेजोल्यूशन भी आ सकती है, कोई ये भी दबाव बढ़ाया जा सकता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ किस तरह चलना है जब तक कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, जब तक कि पाकिस्तान की जो ट्रू डेमोक्रेसी है वो बहाल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अगर वहाँ पर ये एक सेंस प्रिवेल करती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉल्स हुई हैं और इसको करेक्ट होना है, तो फिर उनकी तरफ से इसके ऊपर बड़ी डिमांड्स पाकिस्तान के हवाले से आ सकती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक अहम मुलाकात हुई है शहज़ादा सलमान की आर्मी चीफ़ के साथ सऊदी अरेबिया में। और ये भी आप मुलाकात लाइट ना लें, यहाँ पर भी बहुत कुछ है। और आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने, अगरचे जो एक आमतौर पर कैजुअली आती है प्रेस रिलीज़ के जी दो तरफा बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई है वो, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक जो वहाँ पे जाने की वजह है वो ये भी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को एक मईशत को संभाला मिल सकता है। तो इस हवाले से जो उनका ये ट्रिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के इन हालात में क्या इन्वेस्ट करेगा या नहीं, और क्या वो भी ये कोई समझता है कि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का हल यही है कि इमरान खान या पीटीआई के साथ जो मामलात हैं उनको किसी और तरीके से डील होना चाहिए ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, फिर उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़े। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इंटरनेशनली हो रही हैं, इनको भी आप मद्देनज़र रखें और फिर उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं, और जो आगे हम बात कर रहे थे शुरू में कि 5 से 6 महीने वाली जो बात है उसको आप फिर इसके साथ लिंक करके देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।